Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, the course facilitator for the data system and risk paper from Tabanis. अच्छा जी, आज हमने एक और इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है बाय द नेम ऑफ DLT, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 उसके अंदर एक का कॉन्सेप्ट है DLT। मुश्किल कॉन्सेप्ट है और मतलब यूँ मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि जिसने ब्लॉकचेन पढ़ी होगी उसके लिए तो वो आराम से हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर हमारे पास प्रीवियस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आज इसको पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ DLT, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ होती है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आए तो इसको हमें किस तरीके से करना है। देखिए, DLT का मतलब एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जहाँ पे डाटा जो है वो अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन पे आपका स्टोर हो रहा हो रादर देन ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर। तो सबसे पहले हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि DLT का मतलब एक ऐसा DG सिस्टम यानी कि डिजिटल सिस्टम जो कि स्टोर करता है ट्रांजैक्शन को across multiple device rather than on centralized सर्वर। ठीक है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लॉकचेन भी यही करता है। तो ब्लॉकचेन के बैकअप पे जो कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी के बैकअप पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो DLT का चलता है। यानी कि हमारे पास जो डाटा होगा वो सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर और मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसको हम पार्टिसिपेंट्स भी कह रहे होते हैं। नोड्स के पास जो डाटा होता है हैशेस की सूरत में और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की सूरत में, इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो उसके बैकअप में जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो DLT है। जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स होते थे वहाँ पे जो डाटा होता था वो सेंट्रलाइज सर्वर पर होता था, ठीक है। लेकिन DLT के अंदर जो है ना वो सेंट्रल अथॉरिटी के बगैर काम करेगा, यानी कि जो DLT है वो ऑपरेट जो करेगा वो विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी के करेगा, ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल डाटाबेसेस। तो ये बात तो दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब DLT के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन उसका जो टाइप है वो है ब्लॉकचेन, जो हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा। ब्लॉकचेन भी यही काम करता है कि भाई वो क्या काम करता है, वो जो है वो ट्रांजैक्शन को किस पे लेकर आता है, ग्रुप पे लेकर आएगा। जो सब ट्रांजैक्शंस होंगी उसको किस पे लेकर आएगा, सॉरी ब्लॉक्स में लेकर आएगा। ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक्स में लेकर आएगा। ब्लॉक्स हमें पता है जिसकी एक हेडर भी होता है, इसकी एक बॉडी भी होती है, और फिर उसको लिंक कर देगा चेन के साथ। ठीक है, आपको पता है ना कि चेन के साथ लिंकिंग हो जाएगी, हैशेस के ज़रिए लिंक हो जाएगा। एक चेन में मसला, एक ब्लॉक में मसला तो इंटायर चेन में मसला, ये हमें पता है। और हर ब्लॉक का मैंने आपको बताया था कि हर ब्लॉक का ब्लॉक हेडर भी होता है और ब्लॉक बॉडी भी होती है, और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ हैश के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारे पास ब्लॉकचेन का पूरा इंटायर चैप्टर है जो हमने रीड कर लिया था। लेकिन इसके बैकअप पे टेक्नोलॉजी कौन सी, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होगा, DLT। और DLT का सबसे कॉमन फॉर्म जो है ना वो ब्लॉकचेन है, ये हमने पढ़ लिया। ये हो गया पहला। अच्छा, अब दूसरा पढ़ते हैं। जो दूसरा हमारे पास है ना बेटा, अच्छा इस ब्लॉकचेन को मैं समझाने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के लिए आसान एग्जांपल में अगर आपको समझना हो ना, तो जैसे हमारे पास गूगल शीट होती है, ठीक है, मैंने क्लास में भी समझाया था। गूगल शीट क्या करती है, एक बंदा काम करेगा तो जिस जिसके पास गूगल शीट शेयर हुई हुई होगी, यानी कि जिस आईडी के ऊपर शेयर हुई हुई होगी, वो हर बंदा ना सिर्फ उसको देख सकता है बल्कि उसको रियल टाइम पे देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। गूगल शीट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, वेयर द डाटा हैज़ बीन शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस rather than storing on a centralized server।
हर बंदे के पास एक्सेस होता है। तो समझने के लिए गूगल शीट को समझा जा सकता है DLT के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये आप देखें, हमारे पास DLT के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सारा जो डाटा होगा वो इसमें भी होगा। लेट मी यूज़ द येलो कलर। देखिए ये इसमें भी होगा डाटा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, डाटा इसमें भी है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को समझने का एक कॉन्सेप्ट है, एक बर्ड्स व्यू की डायग्राम है DLT के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जहाँ पे डाटा हर जगह पर होगा ताकि किसी एक बंदे के पास डाटा चला भी जाए तो दूसरे बंदे के पास हो, और अगर एक जगह प्रॉब्लम आए तो दूसरी जगह जो है वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये गूगल शीट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द DLT। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है ना बेटा, जिसको हमें समझना है, एक तो ब्लॉकचेन थी, दूसरी टाइप है डैच। डैच मतलब डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, ये दूसरा समझ लें कि एक फॉर्म है DLT की, यानी कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन इस्तेमाल करता है, एक डायरेक्टेड एसिक्लिकल ग्राफ भी जो है वो DLT के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है, बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉकचेन। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा। ये देखें, ये है ब्लॉकचेन, ठीक है, और ये है आपका डैच, DAG, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ये ब्लॉक बना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई ब्लॉक में गई, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हेडर, ब्लॉक बॉडी भी, ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो गया हैश के ज़रिए, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया हैश के ज़रिए। नए ब्लॉक को आना है तो इन तमाम की आपको वैलिडेशन लेनी पड़ेगी, नया ब्लॉक आ जाएगा, वेरिफिकेशन होगी और ब्लॉक आ जाएगा। ये ब्लॉकचेन है। डैच जो है ना वो इस तरह काम नहीं करता। डैच क्या करता है भाई? डैच जो है ना वो ट्रांजैक्शन को वेब की तरह रिकॉर्ड करता है, नेटवर्क की तरह, ठीक है। ये नेटवर्क की तरह या वेब की तरह रिकॉर्ड करेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। हर ट्रांजैक्शन को ना, हर ट्रांजैक्शन जो है ना वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी कंफर्मेशन होने के बाद, और ये ग्राफ आपको शो करेगा रादर देन चेन। ये चेन है, ठीक है। जो डैज होगा ना वो आपको क्या शो करेगा? वो आपको ग्राफ टाइप शो करेगा। इसके अंदर एसिक्लिक के अंदर कोई लूप नहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। आप दूसरी ट्रांजैक्शन में अभी तक पीछे नहीं जा सकते। तो ये जो है ना सर, ये ग्राफ की सूरत में आएगा, ये ज़्यादा फास्टर होता है, ठीक है, ये ज़्यादा फास्टर होता है। इसकी फ़ी भी लोअर होती है। आपको समझ आ रही बात? अच्छा, इसको हम नॉन लीनियर भी कह सकते हैं। जो ब्लॉकचेन है ना, अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस आ जाए, ये लीनियर है, एक के बाद एक आएगा, ये एक के बाद एक नहीं आएगा। ये क्या कहते हैं? ये नॉन लीनियर होता है। समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल IoT डिवाइसेस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल डैज होता है। IoT डिवाइसेस के लिए, जिस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन होता है ना, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमें ये जानना होता है कि हाँ भाई मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास बैलेंस है, मिस्टर ए के पास लिमिट है, मिस्टर ए के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ तो इसकी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दो। लेकिन IoT डिवाइसेस जो है ना, उनके अंदर कोई स्टेप्स नहीं होते। उनके अंदर जो है ना वो एक माइक्रो ट्रांजैक्शन भी क्विकली रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है विदाउट वेटिंग फॉर द ब्लॉक कन्फर्मेशन। इसके अंदर ब्लॉक की कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, ऊपर वाले के अंदर कोई ब्लॉक की कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ऑटोमेटिकली जो है ना वो डाटा पार्ट बन जाएगा। इसके अंदर कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये माइनर डिटेल्स को भी ले रहा होता है। तो दिस इज़ डैच डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉकचेन। इसको हम लिख भी लेते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैंने आपको लिखवा भी दी हैं। सबसे पहली बात तो ये नॉन लीनियर होता है। इस्तेमाल ये भी DLT करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करता है, लेकिन ये नॉन लीनियर होता है। दूसरी बात, इसके अंदर कन्फर्मेशन की ज़रूरत एज सच नहीं होती, नो कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड लाइक ब्लॉकचेन, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये ट्रांजैक्शन को फास्टर कर देता है, क्योंकि कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती तो ट्रांजैक्शन फास्टर हो जाती है। ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाती है तो इसकी फ़ी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉकचेन। दोनों DLT का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, एक डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा, ये ग्राफ की सूरत प्रेजेंट करेगा या नेटवर्क की सूरत, नेटवर्क लगेगा या वेब टाइप लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो और चीज़ थी वो ये थी कि ये कोई चेन नहीं बनाएगा, ये नॉन लीनियर है और लोअर फ़ी है। ज़्यादातर ये IoT के अंदर इस्तेमाल होता है, IoT डिवाइसेस के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा
होता है। तो दिस इज़ हाउ द डायरेक्टर एक्लेकल ग्राफ। क्लियर हो गई बात। ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक कन्फर्मेशन देगा, इसके अंदर ट्रांजैक्शन देगा, और ये स्केलेबल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें आईओटी के अंदर स्केलेबिलिटी का एक फ़ीचर है, तो ये स्केलेबल भी ज़्यादा होता है, जल्दी से स्केलेबल हो जाता है। तो दिस इज़ द डायरेक्टेड एक्लेकल ग्राफ। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास जो टाइप है ना बेटा, जो थर्ड टाइप है हमारे पास, वो है हैश ग्राफ। अब हैश ग्राफ भी जो है ना, ये क्या करता है, ये भी एक डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन ब्लॉकचेन से डिफरेंट है, और ये हमारे पास डेट से भी डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट ये भी डीएलटी का इस्तेमाल करेगी, यानी कि यहाँ पर भी डाटा आपके पास मल्टीपल लोकेशन में पड़ा हुआ होगा, ब्लॉक में चेन की सूरत में पड़ा हुआ होगा, आपके पास डैज के अंदर नॉन लीनियर ग्राफिकल सूरत में पड़ा हुआ होगा, लेकिन हैश ग्राफ के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होगा ना, वो गॉसिप की सूरत में पड़ा हुआ होगा। ये गॉसिप प्रोटोकॉल की सूरत में पड़ा हुआ होगा। यानी कि गॉसिप प्रोटोकॉल मतलब जैसे हम गॉसिप करते हैं ना, गपशप लगाते हैं, तो गपशप के अंदर कोई लीनियर वे नहीं होता। पहले मैं ये बात करूँगा, दोस्तों से बात किस तरह होती है, पहले मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा, नहीं, इस तरह तो नहीं होती। इस तरह भी नहीं होती कि पहले ये बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर ये बोलेगा, मतलब नेटवर्क और वेब सूरत में भी नहीं होती। गॉसिप में जिसका जो दिल चाहेगा वो बोलेगा, क्योंकि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, गॉसिप पे गपशप चल रही है, जो दिमाग में आएगा, जिस तरीके से आएगा, एक रैंडम गुफ्तगू होती है ना। तो हैश ग्राफ जो है ना, ये एक रैंडम गुफ्तगू करेगा। ठीक है, यानी कि ये ना इवेंट्स रिकॉर्ड करेगा, रादर देन ब्लॉक, रादर देन कोई क्यूबिट, या रादर देन कोई आपका इंडिविजुअल जो व्हाट डू वी कॉल एज अ स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, ये इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और अगर हम ब्लॉक चेन की सूरत में देखें ना, तो ये इस तरीके से होगा। टेक्निकली अगर हम इसको देखें ना, तो ये है, देखिए ये जो है ना, ये हमारे पास ब्लॉक चेन है, कितनी लीनियर है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे ना, तो ये जो एग्जांपल है ना, ये हमारे पास हैश ग्राफ की है। कैसे हैश ग्राफ की है, अगर हम देखें तो कोई भी, ये डाटा इधर भी आ रहा है, ये डाटा इधर भी आ रहा है, ये डाटा फिर इधर भी चला गया, ये डाटा इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, रैंडम तरीके से डाटा जो है ना वो स्टोर हो रहा है, दैट इज़ हैश ग्राफ। ब्लॉकचेन के अंदर एक ग्रुप बनता है, ब्लॉक में जाता है, सीक्वेंशली ऐड होता है। ब्लॉकचेन जो है ना वो डाटा को सीक्वेंशली ऐड करता है, जबकि हैश ग्राफ ये काम नहीं करता। हैश ग्राफ क्या काम करता है, इसको लोकेशन पर फेंकेगा, लेकिन इसको जहाँ नज़र आएगा, जहाँ समझ में आएगा ना, ये वहाँ डाटा फेंकेगा, लेकिन ये ज़रूर ये रिकॉर्ड करेगा, यानी कि ये ट्रेल ज़रूर रिकॉर्ड करेगा कि भाई किसने दिया, कब दिया डाटा, मतलब कौन सा डाटा कहाँ से आया, किसने दिया और कब दिया। तो इसलिए हैश ग्राफ को है ना हम एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसको हम हैश क्यों कहते हैं, हैश ग्राफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन सेव होगी ना, वो प्रीवियस हैश भी सेव कर रहा होगा, यानी कि डिजिटल फिंगरप्रिंट भी होगा प्रीवियस इवेंट का। तो हर इवेंट जो है ना वो प्रीवियस इवेंट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर करंट इवेंट है, ये प्रीवियस इवेंट है, तो हर करंट इवेंट प्रीवियस इवेंट के साथ हैश से रिकॉर्ड होगा, लाइक ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इसलिए, और ये जब ये पूरा बन जाएगा ना, तो ये थोड़ा बहुत ग्राफ की शक्ल भी दिखा रहा होगा, तो इसलिए हम इसको कंबाइंडली कहते हैं हैश ग्राफ, कि जो शो कर रहा होगा वो ग्राफ शो कर रहा होगा लाइक डैश, लेकिन इसके अंदर जो कनेक्टिविटी होगी वो हैशेस के ज़रिए होगी, लेकिन होगा रैंडम तरीके से। तो ये बात दिमाग में रखिएगा बेटा, ये रैंडम तरीके से होगा। इसकी हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक जो है वो 10 कंपनियाँ हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, तो बजाय इसके कि सारे के सारा डाटा सेंट्रल सर्वर पर जाता लाइक द ट्रेडिशनल सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये डाटा को मतलब अब यानी कि जो डाटा को जो है ना वो रैंडमली शेयर करेंगे विथ ईच अदर, यानी कि दूसरे सिस्टम के साथ रैंडमली, डिफाइन नहीं होगा, रैंडमली करेंगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि हर बंदे को हर चीज़ पता होगी, थोड़ी थोड़ी हर बंदे को हर चीज़ पता होगी। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों में गुफ्तगू होती है और हम याद नहीं रखते कि किस बंदे ने क्या कहा, सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करेगा। सिस्टम हु शेयर्ड विद हुम इन व्हाट ऑर्डर, ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आई। ठीक है, तो इस वजह से ना हम इसको हैश ग्राफ कहते हैं। अच्छा सर, कंपनी इसको क्यों यूज़ करती है? भाईजान कंपनी इसको इसलिए यूज़ करती है, कंपनी इसको यूज़ क्यों करती है? कंपनी इसको इसलिए यूज़ करती है कि भाई जिस तरीके से डैच के अंदर कोई
वो नहीं होती, किसी की कन्फर्मेशन नहीं होती, तो इसके अंदर भी कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे दोस्तों के अंदर कोई दूसरा दोस्त आके बैठ गया ना, किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बॉस के ऑफिस में जा रहे हैं तो उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत है, तो समझ लें बॉस का ऑफिस ब्लॉकचेन है, और डैज और आपका जो है ना वो हैश ग्राफ जो है ना वो दोस्तों की गैदरिंग है। कोई भी दोस्त आके बैठ गया, बल्कि कोई अननोन बंदा भी आके बैठ गया, तो कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गॉसिप जो है वो ज़्यादा तरीके से इनफॉर्मल हो जाती है। ट्रांजैक्शन फास्टर हो जाती है इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड इस पर रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन फेंकेगी ना, ये रैंडम तरीके से फेंकेगी, जबकि डैज जो है ना वो वेब के ज़रिए फेंकेगा, नेटवर्क के ज़रिए फेंकेगा। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉकचेन, डैज एंड आपका हैश ग्राफ। इसको इंशाल्लाह हम आखिर में कंपैरिजन तरीके से भी और पढ़ लेंगे, तो आपको जो है ना वो और सही तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है सर होलोचेन। एक हमारे पास जो चौथी टाइप है ना वो होलोचेन है। अब ये होलोचेन क्या चीज़ होती है इसको भी समझ लेते हैं। ये भी डीएलटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, ये भी फॉलोज द डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। लेकिन होलोचेन क्या करता है? होलोचेन जो है ना वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है जो कि ब्लॉकचेन से इस तरह डिफरेंट है कि ब्लॉकचेन या डैज या आपका हैश ग्राफ आपकी कॉपीज़ मल्टीपल सर्वर पर रिकॉर्ड करेगा ना, ये क्या करेगा? ये बोलता है भाई हर पार्टिसिपेंट अपना डाटा लेकर बैठे। यानी कि ये इसका जो मेन चीज़ है जो इसको सबसे डिफरेंट कर देती है, वो कहता है कि ईच पार्टिसिपेंट मेंटेन्स इट्स ओन रिकॉर्ड, मेंटेन्स इट्स ओन रिकॉर्ड रादर देन एवरीवन। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन में क्या करता है कि हर बंदा एवरीवन स्टोर्स द सेम कॉपी ऑफ द ट्रांजैक्शन ना ब्लॉकचेन में। लेकिन होलोचेन में क्या करता है कि हर बंदा अपना रिकॉर्ड शेयर करेगा और उसी वक्त शेयर करेगा जब ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल शीट है, अब गूगल शीट के अंदर मैं आपको अगर एडिटर राइट्स दे दूं या मैं आपको व्यू ओनली राइट्स दे दूं या मैं आपको एडमिन राइट्स दे दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरा पास मेन कंट्रोल है, मैं आपके साथ शेयर उस वक्त करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी डीएलटी है, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं हर बंदे की चीज़ें जो है ना वो अपने पास सेव नहीं करूँगा, मैं अपना जो है ना वो कॉपी मेंटेन करूँगा। तो याद रखिएगा कि होलोचेन इस बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके 100 सप्लायर्स हैं। अब ब्लॉकचेन के अंदर तो हर सप्लायर इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी सप्लायर रिकॉर्ड करेगा, लेकिन होलोचेन के अंदर हर सप्लायर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अपने जो है ना वो डाटा रखेगा, ज़रूरत पड़ने के ऊपर शेयर किया जाएगा, ज़्यादा शेयर नहीं किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है? इससे लो स्टोरेज आती है। मैं हर बंदे की कॉपी रखूँगा तो स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, लो स्टोरेज। दूसरी बात, ये ज़्यादा स्केलेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि कॉस्ट भी कम लगती है, चूँकि स्केलेबल ज़्यादा है और स्टोरेज कम है तो कॉस्ट भी कम लगती है। तो ये होलोचेन है बेटा, ये आपने समझना है कि ये किस तरीके से डिफरेंट है। अच्छा, हमारे पास लास्ट एक और भी इसकी टाइप है, वो है प्राइवेट एंड कंसोर्शियम, प्राइवेट एंड कंसोर्शियम लेजर। ये हमारे पास एक और टाइप है, ये भी डीएलटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। इसके अंदर एक पब्लिक लेजर भी होता है। हमारे ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट के अंदर चैप्टर के अंदर पब्लिक भी है, पब्लिक, प्राइवेट एंड कंसोर्शियम बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है कि पब्लिक और प्राइवेट और कंसोर्शियम क्या चीज़ है। लेकिन हम प्राइवेट और कंसोर्शियम को इसलिए पढ़ रहे हैं, फोकस करेंगे कि डीएलटी के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट लेजर का मतलब कि सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है, ठीक है। सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट रीड, राइट और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर देते हैं, कर सकते हैं। क्या मतलब? ये कंट्रोल बाय वन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कंट्रोल्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन है। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट काम कर सकते हैं, जो प्राइवेट है ना ये, तो सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। यानी कि ये परमिशन बेस्ड काम करती है, जिसको परमिशन दूंगा तो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है। कंसोर्शियम के अंदर क्या होता है? अच्छा, फॉर इसी से एग्जांपल भी ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक इंटरनल ब्लॉकचेन बनाती है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपना इंटरनल ब्लॉकचेन बनाती है।
अब वो जो इंटरनल ब्लॉकचेन जो होगा ना बेटा, वो सिर्फ वही कंपनी अपने रॉ मटेरियल को, इन्वेंट्री को, इंटरनल अप्रूवल्स को देख सकती है। खाली कंपनी के डिपार्टमेंट ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकते। इसको हम प्राइवेट ब्लॉकचेन कहते हैं। अब सर कंसोर्शियम लेजर क्या होता है? कंसोर्शियम लेजर ये होता है कि भाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल किया जाए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कंट्रोल करें रादर देन वन। क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि पार्शली डिसेंट्रलाइज होती है। ये पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड होती है क्योंकि इसमें सारे लोग नहीं आ रहे थे, ग्रुप आ रहा होता है, कोई ख़ास लोग आ रहे होते हैं। खाली अप्रूव ट्रांजैक्शंस और अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मल्टीपल होती है, लेकिन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं। ओनली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन वैलिडेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल समझ लें कि 5 बैंक जो है ना वो एक ट्रेड फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि एक बैंक के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, उन्होंने क्या कि एक शेयर्ड लेजर जो है वो क्रिएट कर दिया। अब सारे के सारे 5 बैंक कंसोर्शियम के अंदर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट भी कर सकते हैं, डाटा भी शेयर कर सकते हैं और कॉमन रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल R3 कंपनी की है, जो कि कोडा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके एक कंसोर्शियम लेजर देती है। R3 कंपनी जो है ये मल्टीपल बैंक्स इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें तमाम बैंक जो है ना वो शेयर लेजर ले रहे होते हैं और ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये कंसोर्शियम है और हमारे पास ये प्राइवेट लेजर हमारे पास है। सर अगर हम इसका कंपैरिजन पढ़ें सबका, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबका कंपैरिजन पढ़ूं तो कंपैरिजन के अंदर सर सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या करता है सर? सर ब्लॉकचेन जो है ना वो लीनियर है, ठीक है। डैच क्या करता है सर? सर ये नेटवर्क लाइक ग्राफ होता है। याद रखिएगा सब डीएलटी में आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा, इसमें तो कॉमन चीज़ है, सब डीएलटी में, ठीक है। हैश ग्राफ क्या करता है? हैश ग्राफ सर करता है गॉसिप बेस्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल भी दे दी है, रैंडम तरीके से करेगा। होलोचेन क्या करता है? हाँ भाई, होलोचेन क्या करता है? होलोचेन जो है ना वो होलोचेन क्या करता था भाई? होलोचेन 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 हाँ, होलोचेन अपना, मतलब इसको हम कहेंगे एजेंट सेंट्रिक। ये थोड़ा सा एजेंट सेंट्रिक है, अपना रिकॉर्ड करेगा, बाकी का रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो जाती है सर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास ब्लॉकचेन है ना वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल भी लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में आए। डैच जो है वो ज़्यादातर IoT में इस्तेमाल होता है। जो हैश ग्राफ्स है वो ज़्यादातर हमारे पास एंटरप्राइज़ यानी कि कंपनी के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है कंसोर्शियम जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये बेटा थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्राइवेट पब्लिक और कंसोर्शियम, अगर मैं इनके अंदर भी फ़र्क क्रिएट करने की कोशिश करूं तो प्राइवेट क्या है सर? प्राइवेट है वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पब्लिक क्या करती है सर? पब्लिक एवरीवन। और कंसोर्शियम क्या करता है? जो कंसोर्शियम है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो है, सॉरी प्राइवेट की हम बात करें ये रिस्ट्रिक्टेड है, हर बंदे के पास एक्सेस नहीं होता। एवरीवन जो है वो ओपन टू पब्लिक है, और ये जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रुप है।
ठीक है जी। तो दैट्स हाउ जो है वो आपको समझने की ज़रूरत है। इसको हम एजेंटिक सेंटरिंग और पर्सनल चेन भी कह सकते हैं। आपने एग्ज़ाम में ना खाली ये भी याद रख लेंगे ना आप, लीनियर नेटवर्क, गॉसिप, ये ये और ये, तो भी बहुत है, आपको याद रह जाएगा कि अच्छा ये सर क्या चीज़ है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैंने एक सिनेरियो बनाया। सिनेरियो को हमने रीड करना है, हमने सॉल्व करना है और मुझे भेजना है, उसके बाद मैं आपको इसका मॉडल आंसर दूंगा। पाक एग्रो लिमिटेड इज़ अ लार्ज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। इट वर्क्स विद 50 फार्मर्स, 10 स्टोरेज फैसिलिटी, 5 ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ, 3 इंटरनेशनल बायर, 4 बैंक हैं फॉर ट्रेड फाइनेंस। करेंटली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली बाई ईच पार्टी। दिस क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम। क्या? Delayed in payment verification, disputes over shipment dates, duplicate invoices, fraud risk, reconciliation taking time. Management is considering implementing a DLT system to create a shared transaction record, reduce fraud, improve transparency, speed up international payment. मैं अपने पास लेजर क्रिएट करूंगा तो मेरे जितने भी लोग हैं उन सबके पास नज़र आ जाएगा। मैनेजमेंट इज अनश्योर वेदर टू इम्प्लीमेंट ब्लॉक, प्राइवेट और कंसोर्शियम required. How DLT can solve the problem faced by Park Agro? 6 marks. Recommend most suitable type of a ledger, private or consortium, and justify your answer. 6 marks. Briefly explain why a public blockchain may not be appropriate in this case. 4 marks. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस सवाल को आप सॉल्व करें, मुझसे चेक करवाएं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका मॉडल आंसर जब शेयर करूँगा तो आपकी प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।